नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सवाल तो बनता है में आज बात होगी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके कामकाज के लेखे जोखे की। प्रधानमंत्री ने अभी एक सभा में बताया कि 9 साल में जो काम हुआ, अगर ये कांग्रेस की सरकार रही होती तो इसी काम को करने में न जाने कितने और दशक लग जाते। और 14 से लेकर 2023 तक एक निरंतरता इस सरकार के काम में अगर दिखाई दे रही है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या वर्क कल्चर है, और ये बताने के लिए आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं। स्वागत करना चाहते हैं आज सवाल तो बनता है में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह साहब का। सर, बहुत स्वागत है आपका सवाल तो बनता है में। और मैं आज आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप उन मिनिस्टर्स में से हैं जो 14 से 23 तक मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 का हिस्सा रहे। लगभग 6 मंत्रालय आपने, विभाग जो हैं आपने देखे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहता हूं कि पहले 5 साल और ये आखिर के 4 साल कोई विशेष अंतर आपने देखा है? तब काम शुरू करना था, अब काम को रफ्तार देनी थी। देखिए, कार्यशैली एक ही। 14 में जो कार्यशैली शुरू हुई वो अब तक निरंतर वैसे ही चल रही है। दूसरी चीज़, शुरू के अंदर क्योंकि हम एक अलग चीज़ से निकल कर आ रहे थे, 14 तक एक अलग शैली थी काम करने की सरकारों की, वो एक जो मोमेंटम था वो मोमेंटम धीरे धीरे बना। और मैं ये कहूँगा कि पहले जो 5 साल जो गुजरे, चीज़ें उसमें भी हुई, लेकिन शुरू के दिनों में शायद थोड़ा रफ्तार धीमी थी। जमाना था आपको पहले, सिस्टम जमाना था। और उसके बाद अगले 5 साल तो रफ्तार थी। लेकिन ये अगले 5 साल वो थे जो पूरी दुनिया को सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर जिसने दिए। कोविड आया, कोविड के बाद ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आई, जिसने पूरी दुनिया के ताने बाने को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया। सारी सप्लाई चेन्स बंद हो गई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। उसके बीच में जहां आपको वो, जैसे एयरप्लेन जो है दौड़ने के बाद हवा में उड़ता है, तो जहां से आपको टेक ऑफ करना था वहां इतने बड़े बम्प्स मिले। देखिए, जो पेंडेमिक आया एक अपने तरह का अलग पीरियड था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हमारे यहाँ भी हुआ। कुछ लोगों ने उसको बहुत नकारात्मक रूप में लिया, लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का। अगर आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि इस चुनौती को भी एक अवसर मानकर चलिए, और अवसर मान के जो हम चले, आज जो भारत की प्रशंसा हो रही है शायद इसीलिए हो रही है। आपका वैक्सीन बना, आपने वैक्सीन अपने लोगों को लगाया, आपने प्रबंधन इतना बढ़िया कर दिया कि जिन चीज़ों के अंदर लोगों को डर लगता था वो ख़त्म होने लगी। आपके यहाँ पहले पीपी नहीं बनते थे, आपके यहाँ मास्क भी नहीं बनते थे, वो भी सब इंपोर्ट होकर आते थे। आज आप दुनिया को सप्लाई करते हैं, आपने दुनिया को वैक्सीन दिया, आपने ये दिखा दिया कि वाकई में भारत वसुधैव कुटुंबकम के पीछे चलता है। आपने अपने लोगों को, 220 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आपने वैक्सीनेशन दिया, लोगों की जान बचाई। एक स्वास्थ्य का जो सिस्टम है उसको शायद इससे पहले वो परिकल्पना में ही था, उसको एकदम से आपने ज़मीन पर बैठाने की कोशिश की। ये अवसर चुनौती का आपने इस्तेमाल किया। और ये लड़ाई जो है इसने क्या अवसर दिया? अब हम रूस से तेल लेकर वेस्ट को बेच रहे हैं। देखिए, रूस के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे थे, यूक्रेन के साथ भी अच्छे थे। हमने कोशिश ये की कि इन रिश्तों को कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको भी हमारी जो स्थिरता है उसका फ़ायदा मिले, और हमें भी उनसे जो हम फ़ायदा ले सकते हैं वो फ़ायदा लें। आज आप उनसे तेल लेते हैं, आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, आज आप वो देश बन गए जहाँ से आपके रिफाइनरी से लोग बाग तेल ले जा सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी की सोच को दाद देता हूँ। और मैं एक छोटा सा आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं पहली बार मोदी जी से 2013 में मिला, उससे पहले मैं कभी नहीं मिला था। 2013 के अंदर मुलाकात हमारी हुई थी अहमदाबाद के अंदर। हम लोग गए थे उनसे बातचीत करने के लिए कि एक्स सर्विसमैन रैली जो होगी रेवाड़ी के अंदर, उसकी हम क्या रूपरेखा रखें, क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे जब चर्चा हो गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं
गुजरात में सबसे ऊंची विश्व की सरदार पटेल की मूर्ति बनाने जा रहा हूँ। मैं जानता नहीं था उनके बारे में कुछ, तो ये उन्होंने आपको 13 में बता दिया था? 2013 में बताया था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, दुनिया में सबसे ऊंची तो बनेगी, और इसमें क्या विशेषता है? उन्होंने कहा इसके अंदर भारत के हर गांव की मिट्टी होगी और भारत के हर गांव से इकट्ठा किया हुआ लोहा होगा। अब व्यापकता देखिए, किसने सोचा होगा ऐसा? अगर आज हम उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं तो वाकई में उसके अंदर पूरा भारत जुड़ गया है। अब ये हमेशा से मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत बड़ी है, इसीलिए उन्होंने कोविड को भी एक अवसर माना। कोविड के अंदर भी काम हुआ, और कोविड के अंदर आप देखिए उन्होंने चिंता की उन गरीबों की जिनके पास कुछ नहीं था। सब कुछ बंद है, आप निकल नहीं सकते घर से, काम नहीं कर सकते। वहाँ से शुरू हुआ गरीब कल्याण योजना। आप 80,000 लोगों को जो है राशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये रेहड़ी पटरी वाले, इनका बिजनेस बंद हो गया, इसका क्या होगा? 1,000 रुपये उनके खाते में जाने लगे, और उसी से जन्म हुआ स्वनिधि योजना का। आज आप रेहड़ी पटरों वालों के लिए एक ऐसा सिस्टम आपने कर दिया कि उनके लिए भी और मौके खुल गए। तो मैं ये कहूँगा कि पेंडेमिक आया, नुकसान हुआ, लेकिन जो हमारा नेतृत्व था उन्होंने इस चीज़ का पूरा प्रयत्न किया और उसमें वो सफल भी हुए कि कैसे हम उसको लेके आगे चलें। राइट सर, ये इलेक्शन ईयर है तो इसलिए आज के प्रोग्राम में बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल आपसे मुझे करने हैं। सबसे पहले, जैसे अभी 9 साल का आप बता रहे हैं कि आपने, प्रधानमंत्री ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी देश को गति दी है। राहुल गांधी जी ने अभी जब 9 साल पूरे हुए, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था चौपट, कृषि और किसान बदहाल है, भ्रष्टाचार है, मित्रवाद है देश के अंदर, चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, लाल कारपेट बिछा दिया है, सामाजिक न्याय देश के अंदर नहीं है, सामाजिक सद्भाव तो आपकी सरकार ने ध्वस्त करके रख दिया देश के अंदर, कोई जन कल्याण की योजनाएं आपकी सरकार चला नहीं रही है, और कोरोना का मिसमैनेजमेंट इतना विशाल है, इतने बड़े पैमाने पर है कि दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है, जिसके भी आप तारीफ कर रहे थे। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे को लगता है कि राहुल गांधी ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, या उनको कुछ दिखता नहीं है, या उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनको क्या फीड करते हैं मुझे पता नहीं। अगर उन्होंने वाकई में यात्रा की है कन्याकुमारी से, किलोमीटर यात्रा की है सर, कितनी यात्रा की वो उनको भी पता, मुझे भी पता, मैं बोलूँगा नहीं उसके बारे में। गाड़ियों के अंदर यात्रा करना अलग बात है, पैदल चलना अलग बात है, ज़मीन से जुड़ना अलग बात है। उसी टाइम पर हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने, बल्कि कर्नल ने दौड़कर 3,311 किलोमीटर की दौड़ लगाकर यात्रा की कन्याकुमारी से दिल्ली तक। उसने वाकई में दौड़ लगाई। 2 महीने के अंदर। राहुल गांधी को जमीन का फीडबैक नहीं है, जमीन पर क्या हो रहा है पता नहीं। मैं बताता हूं क्यों फीडबैक नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की सब एजेंसी कह रही है कि तेजी से बढ़ रही है, तो राहुल गांधी जी किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? आपकी किसी भी आप संस्था को उठा के देख लीजिए, IMF को ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक को ले लीजिए, कई जाने माने इकोनॉमिक पीरियोडिकल्स हैं, एनालिसिस है, उनको ले लीजिए, सबके सब कह रहे हैं आपको कि पूरी दुनिया में आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। इनकी आर्थिक प्रगति की दर 6.5% है। अपने आप तो नहीं हो गया, फिर कहना जी सब कुछ चौपट हो गया है, वो गलत बात है। आज जो प्रोग्रेस हुआ है, देखिए किसी भी देश के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो उस देश को आगे लेके चलती हैं। पहली है अर्थव्यवस्था, दूसरी है वहाँ का सामाजिक ढांचा, तीसरी है वहाँ की राजनीतिक स्थिरता। और अगर इन 3 बिंदुओं को अगर आप लेंगे तो अप्रत्याशित बदलाव आया है भारत के अंदर। अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचा और राजनीतिक स्थिरता, ठीक, ये 3 चीजें। तीनों में आप मान रहे हैं कि ये सरकार अव्वल है? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। और मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, पेंडेमिक से आपको उदाहरण दे देता हूं। हमारे पास FDI पेंडेमिक में कितना आया? हर साल इन 14 के बाद से हर साल FDI का निवेश हमारे देश में बढ़ा है।
निवेश क्यों करते हैं? मैं आपको पैसा क्यों दूंगा? मुझे आपके ऊपर विश्वास है। आज 162 देश भारत के अंदर निवेश करते हैं और ये 162 देश 61 सेक्टरों के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक में नहीं कि भाई डिफेंस के अंदर डाल दिया तो शायद डिफेंस में चल रहा है, रेलवे में चल रहा है। 61 अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं और 31 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज में ये निवेश लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे आप? ये सब ऐसे ही है? नहीं, उनका कहना ये, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हैं कि वेयर आर द जॉब्स, ये कोट है, कहां है नौकरियां? आप आंकड़ा कुछ भी दे दें, बेरोजगारी दर 40 साल की अपनी शीर्षतम पर है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का अध्ययन कर लें। रोज़गार क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सरकार आती है। क्या सरकार सबको जॉब दे सकती है? 4% जॉब सिर्फ सरकार के अंदर आते हैं। मुझे बता दीजिए 70 साल कांग्रेस रही, कितने जॉब उन्होंने सरकार के अंदर दे दिए? तो ये फालतू की खोखली चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर जॉब्स आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। आप अगर उसको ले लें, और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अगर हम मुद्रा लोन लेते हैं, मुद्रा लोन के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। ये लोन किस लिए दिया गया है? काम करने के लिए दिया ना। क्या जो 36 लाख करोड़ रुपए लगे, 30 लाख लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया? ये कहाँ गया? क्या खा गए? क्या डकार मार गए? क्या आज के सिस्टम के अंदर डकार नहीं मार सकता कोई। ये उन्होंने अपने काम में लगाए तो उनको रोज़गार मिला कि नहीं मिला? तो ये देखिए, ये खोखली चीज़ें होती हैं कि हम सब घर सोने के बना देंगे, सड़कें चांदी की बना देंगे। ये कांग्रेस की नीति रही है। इस सरकार के अंदर ज़मीन पर काम होता है, काम देखा जाता है, टाइम समय सीमा के अंदर होता है। ठीक है। और यही शैली रही है कि हर काम के ऊपर निगाह रखी जाती है कि कहां पर क्या चीज़ कैसे चल रही है। देश में कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस नहीं है, बेरोजगारी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप कह रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी इस पॉपुलेशन के अंदर रहेगी, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे को 6 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए तो नहीं मिलेगी ना। तो मैं कहूंगा कि मैं बेरोजगार हूं? क्या मैं इसमें सक्षम नहीं हूं कि मैं 1,000 रुपए की नौकरी करूं? थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। आपने कहा राहुल गांधी को जमीन की जानकारी नहीं है। वो बड़े उत्साहित हैं, उनकी पार्टी बड़ी उत्साहित है कर्नाटका के चुनाव से, और उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई की हालत क्या है, अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, कि उन्होंने 5 गारंटी दी कर्नाटका की जनता को। वादा किया कि हम ये 5 गारंटी आपको देंगे। आप जानते हैं, मुफ्त बिजली है, उसमें राशन है, बस की सवारी है, सब कुछ तमाम चीजें हैं। ग्रेजुएट्स को मैं क्या कह रहा हूँ, रेवड़ियां बांट, आप उसको रेवड़ियां कहते, भी आते हैं उस पर। सारी चीजें उन्होंने लागू भी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता को जरूरत थी इन चीजों की। तो जो ढोल पीटा जाता है सरकार के द्वारा कि भाई अर्थव्यवस्था यहां पहुंच गई है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, वो 5 गारंटियां लोगों ने हाथों हाथ ली, इसीलिए सरकार बनी। ये सबूत है कि जमीन पर केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची। अभी तो देना शुरू हुआ है। मैं तो 1 साल के बाद पूछूंगा। आप 2,000 रुपये हर महिला को दे रहे हैं, चाहे वो महिला लाख रुपए के घर में रहती है या झुग्गी में रहती है। कोई इसका कोई वो है सिस्टम कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? क्या कर्नाटका की इतनी आमदनी है कि आप 2,000 रुपये हर महिला को दे सकते हैं? जितनी चीज़ें उन्होंने बांटने के लिए कही है ना, इसका एक आर्थिक आंकलन कर लीजिएगा कि क्या इसके अंदर असलियत है। ये चीज़ें मध्य प्रदेश 50,000 करोड़ कहता है, कोई 70,000 करोड़ कहता है, वो नहीं आया। बट कर्नाटका की सरकार कह रही है ये इजीली मैनेज किया जा सकता है। वो जब आप सोने की छत और चांदी की रोड की बात करेंगे, सब लोग ऐसी बात करते हैं। आप कह रहे हैं सस्टेनेबल नहीं है ये? सस्टेनेबल है ही नहीं। अब कितनी बिजली फ्री, दिल्ली में बिजली फ्री की बात हुई थी ना, सस्टेनेबल था क्या? आपसे चोरी करके मैं किसी और को दूं, क्या वो सस्टेनेबल है? मैं कहूं मैं आपकी बिजली का खर्चा बढ़ा दूंगा, आपसे ज़्यादा पैसे वसूल करूंगा और उसको मैं फ्री कर दूंगा। लेकिन सर, ये मॉडल ऐसा लग रहा है कि काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए। आपने सही कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, हिमाचल में हो चुका ओल्ड पेंशन स्कीम, अब जगह जगह उसके वादे हो रहे हैं। हरियाणा में तो प्लॉट देने की बात हो रही है, हिमाचल, कर्नाटक, और अब वो कह रहे हैं कि हम देश में करेंगे। ऐसा है,
पंजाब के अंदर किसान की बिजली फ्री हुई, सरकार का भट्ठा बैठ गया और किसी प्रदेश ने नहीं चलाया वो काम। आज हम ओल्ड पेंशन की बात करते हैं, पैसा नहीं है। किसी भी इकोनॉमिक मॉडल में उसको करके देख लीजिए, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है। आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? आज आप एनपीएस के अंदर हैं, क्या आपकी कंडीशन चेंज की जा सकती है क्या? जिस दिन से आप ओल्ड पेंशन स्केल कब शुरू करेंगे वो उन लोगों के लिए लागू होगा। ये बीच के लोग जो आज जिनको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। ये आपके लिए पॉलिटिकल चैलेंज है या नहीं है? अगर ये जिसको आप रेवड़ी कहते हैं इसका वादा करके राज्यों की जनता विश्वास कर रही है विपक्ष के ऊपर, तो अभी तो 3 राज्यों के चुनाव, बड़े राज्यों के चुनाव होने वाले हैं इस साल। देखिए, आम चुनाव में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो समझदार आदमी है, जो समझते हैं कि ये सब रेवड़ियाँ हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे। और मुझे विश्वास है कि लोग बाग अब इस चीज़ को समझने लगे। एक और मुहिम चली है जो व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे पैसे को आप ऐसे नहीं बांट सकते। उसका क्या होगा? भाई आप टैक्स पेयर हैं, आप दे रहे हैं पैसा और आप कह रहे हैं कि जी उसको फ्री दे दो, ठीक है, गलत है ना? आप कह रहे हैं देश में ऐसी बड़ी तादाद है लोगों की हाँ, जो देख रहे हैं कि ये सही नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, राहुल गांधी विदेश में, वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है कि देश के अंदर एक अंडर करंट है इस सरकार के खिलाफ और सरकार को उसके बारे में हवा भी नहीं है और 2024 के नतीजे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। देखिए, अगर आप कर्नाटक का मॉडल ले रहे हैं, कर्नाटक के अंदर माइनॉरिटी एनजीओज को इस्तेमाल किया गया पोलराइजेशन के लिए। क्या आप उस अंडर करंट की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हारी ज़रूर कर्नाटक में, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज वैसा का वैसा है। नुकसान किसको हुआ? जो वोट ट्रांसफ़र हुआ जेडीएस से कांग्रेस की तरफ, एक पोलराइजेशन हुआ, कुछ दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। आज मुझे नहीं, पोलराइजेशन आपकी पार्टी ने करने की कोशिश की थी, वहां पर बजरंग बली का कार्ड आपने चलने की कोशिश की थी, उल्टा पड़ गया वो। उनकी तरफ कंसोलिडेट हो गया मुस्लिम वोट, आपकी तरफ नहीं हुआ वोट। मुस्लिम वोट तो पहले से ही कंसोलिडेट हो रहा था। बजरंग बली की बात तो तब आई थी जब किसी ने कहा कि हम तो इसको बंद कर देंगे, इसका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो बात अलग है। लेकिन एक चीज़ को समझिएगा, किसी भी देश में जब आप सिर्फ पोलराइजेशन के ऊपर चलते हैं तो उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा ख़राब होते हैं। पोलराइजेशन से नहीं चलता कुछ भी। आप ठीक है, एक स्टेट में जीत गए, अभी तो और स्टेट है। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी केवल और केवल माइनॉरिटी वोट ध्रुवीकरण के बूते पर ये बात कह रहे हैं कि देश में अंडर करंट है? अगर आप कर्नाटक के मॉडल की बात करें तो आप वही कर रहे हैं, ओनली मुस्लिम वोट की उनको हाँ, मिलने जा कि रहा है। हमको हो जाएगा। आज वो गए हैं अमेरिका, वो जो एड्रेस लिखे हुए उनकी टिकट के ऊपर के किस पे गए हैं वो पढ़िएगा। उनके ऑर्गेनाइजर्स पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हाँ, उठेंगे भाई। अगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मीटिंग्स में कौन बैठ रहे हैं? वो हैं जो कि हैं तो भारतवर्षी, लेकिन बहुत समय से वो भारतवर्ष के खिलाफ बात करते हैं। चाहे कांग्रेस के टाइम में करते हो, चाहे अब करते हो, वो हमेशा भारतवर्ष के खिलाफ बात करते हैं। चलिए, यही सही कि उनको माइनॉरिटी वोट मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस मजबूत हो रही है और 24 से पहले खड़ी हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपनी संगठनात्मक शक्ति के ऊपर चलती है, अपने संगठन को अच्छी तरह से अगर वो चलाएगी तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, दूसरा उनका आरोप यह है कि आपकी सरकार ने, जैसा आपने कहा, कोई मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं ये बीजेपी का ये एरोगेंस है और ये इसीलिए कि सारी संस्थाओं पर कब्जा है आपका। जुडिशरी की भी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, मीडिया की भी बात करते हैं, तो उनका डेमोक्रेसी भारत से खत्म हो रही है। पीछे काफी हंगामा हुआ था पार्लियामेंट को लेकर, सौरभ जी, माफी मांगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। इससे पहले जब उनकी सरकार, यूपीए की सरकार, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी, तो क्या इन सब के ऊपर किसी और का कब्जा था? इन्हीं का कब्जा था। आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनके लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको हटाया नहीं, लेकिन कांग्रेस के बारे में कल्चर बहुत क्लियर है। जिस दिन सरकार आएगी उस दिन जो भी कांग्रेस का नहीं है उसको बोला जाएगा भाई साहब आप जाइए। वो तो कहते हैं सब जगह आरएसएस के लोग बैठा दिए आपने।
अब ये देखिए, किसी को वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, इसका कोई इलाज नहीं। उनका कहना यह है कि अब ये बीमारी भारत में डेमोक्रेसी, वो प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेंटालिटी, ये फितरत इतनी आगे बढ़ गई कि देश को नई संसद मिली और उसके अंदर विपक्ष की 20 पार्टियों ने बॉयकॉट किया, उसके अंदर वो मौजूद नहीं थी। बहुत बहुत दुखद बात है कि 20 पार्टियां एक का, जिसको कहना चाहिए युक्ति संगत चीज को नहीं सोच पाई। आपकी संसद कभी पुरानी है, 1927 के अंदर तैयार हुई थी, अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है। 56 के अंदर आपने उसमें 2 फ्लोर और बनाए, क्योंकि आपने देखा आपके लोग नहीं आ सकते। पिछले 15 साल, अभी तो इस 9 साल को छोड़ दीजिए, उससे पहले 2004 से इसके ऊपर बात चल रही है कि नई संसद होनी चाहिए। इनके टाइम से बात चल रही है, तो अब ये कहने लगे नहीं जी हमने तो बात की नहीं, आपने नई संसद बना दी। तो संसद बननी चाहिए, इस पर तो कोई मुकर नहीं सकता, वो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, अब संसद बन गई, तो अब किस लिए आप कह रहे हैं कि जी संसद क्यों बनी है आपने? नहीं, वो कह रहे हैं कि ये इस संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना राज्याभिषेक कराया है। जैसे कोई राजा अपनी राजशाही चलाता है, ऐसे राज्याभिषेक, राजतिलक हुआ उनका। सौरभ जी, हिंदू अखबार ने भी यही लिखा, बड़ा जाना माना अखबार है, उनका आर्काइव्स देखिएगा 1947 का, जो कुछ हुआ वो उसी तर्ज पर है जो 1947 में हुआ। वो इसमें वही अधिनियम यहाँ पर आए, वही सेंगोल था। अब दुख क्या है मैं बताता हूँ आपको। दुख यह है कि नेहरू जी की छड़ी जो है वो सेंगोल बनी निकली, तो अब उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। वो तो नेहरू जी की छड़ी बन गई थी, उनके पास ही रहती थी, कभी उसको डिस्प्ले नहीं किया गया कहीं। सेंगोल के बारे में किसी को पता ही नहीं था। पहले तो बोले कि सेंगोल क्या होता है, म्यूजियम में चली गई जब उनका देहांत हो गया। अब वो सेंगोल निकल कर आया, उसकी क्या उसकी विशेषता है उसके बारे में पता चला, 1947 के अंदर कैसे दिया गया था उसके बारे में पता चला। वही सेरेमनी उन्हीं लोगों के द्वारा या उनके बाद जो आए उन मठों के ऊपर, उन्हीं के द्वारा की गई। इसमें क्या बुराई है क्या? तो इसका मतलब ये है कि पहले तो उनको नेहरू जी को गाली देनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं ये तो डिस्ट्रैक्शन है। राहुल गांधी ने कहा कि ये नई पार्लियामेंट और स्केप्टर थिंग उनका शब्द है, ये जो इसके सेंगोल के लिए, और ये लाइंग डाउन, जो प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने कहा दिस इज ऑल लाइंग डाउन, दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन। ऐसा है, जिसको भारतीय संस्कृति के बारे में क ख ग नहीं पता हो, जिसको ये नहीं पता हो कि सिर्फ जनेऊ पहनने से कोई जनेऊधारी नहीं बन जाता, जिसको ये नहीं पता हो कि मंदिर में जाने से पहले क्या करना चाहिए, सिर्फ हम वहाँ पे घंटा बजाकर कहें नहीं जी हम तो शिव जी के पुजारी हैं, उन लोगों के लिए भारतीय संस्कृति की व्यापकता, हमारे सनातन धर्म की परंपराएं उनके लिए ना मायने रखती ना उनकी समझ में। बट सर, नई पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन में क्या कितनी खराब तस्वीर पेश नहीं हुई दुनिया के सामने कि हमारे विपक्ष की इतना बड़ा धड़ा मौजूद नहीं था। कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ठीक से विपक्ष को भी इनवाइट नहीं किया। सबको इनवाइट किया गया। अगर कोई आना नहीं चाहता विपक्ष में से तो उनकी धारणा है, उनमें से तो कुछ तो अलग अलग तरह की बात बोल रहे थे जिसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बोलने का। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक परंपरा है, उसी परंपरा के हिसाब से चीज़ें की गई। 47 में भी फिर राजगोपालाचारी जब बने वाइसरॉय जी, तो उनसे करवाना था ना, नेहरू जी ने क्यों किया बताइए आप मुझे। कोई रीज़न नहीं है जो ये दे सकते हैं उसके बारे में। दूसरी चीज़, नया पार्लियामेंट नए तरीके से भारत की एक नई तस्वीर पेश करता है। हमारा प्रतीक जो है सारनाथ के शेर, उसके ऊपर लगे, पुरानी पार्लियामेंट पे नहीं लगे। उसके बारे में भी इन्होंने बहुत बातें की थी। उनका इल्जाम नटशल में यह है कि ये सब कुछ एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो सेंटर में रहें, वो केंद्र में रहें और वही दिखें। राष्ट्रपति आ जाते तो प्रोटोकॉल के तहत बन जाते, तब प्रेसिडेंस में राष्ट्रपति होती सबसे आगे। उसके बारे में भी एक परंपरा है, स्पीकर इनवाइट करेंगे और राष्ट्रपति जब आते हैं तब वो किसी सत्र के शुरू के अंदर आते हैं या सत्र को शुरू कराने के लिए आते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं। दिक्कत क्या है, जो व्यक्ति
अपने ही प्रधानमंत्री के दिए हुए अध्यादेश को आके पब्लिक में फाड़ दे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई लॉजिक एक्सपेक्ट करते हैं क्या? मैं तो नहीं करता एक्सपेक्ट। अच्छा सर, विदेश में राहुल गांधी भी हैं, अभी विदेश से प्रधानमंत्री भी लौटे हैं, और हमने देखा उनकी इस विजिट में जिस तरीके का रिसेप्शन उनको मिला, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, जहां वहां के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इनका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा होती है, इनके लिए, इनके प्रोग्राम के लिए इतनी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं जब वो अभी अमेरिका जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो पाँव उनके छू लिए। इस किस्म का रिसेप्शन आपने एमईए भी देखा है, और ये कैसे हुआ? और क्योंकि हमने कभी किसी और के साथ ऐसा होते देखा नहीं, ये एक अलग ही किस्म का लेवल है। इसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि एक नेता की पॉपुलैरिटी उसके कामों से बाहर ज़्यादा पहचानी जा रही है, इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ पे वो जाते हैं उनको आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, एक जो चीज़ पहले कभी नहीं मिली। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो सब लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आज भारत बढ़ रहा है तो वो नेतृत्व के कारण बढ़ रहा है, और उस नेतृत्व की इसलिए प्रशंसा होती है अलग अलग तरीके से। अगर आइलैंड नेशन, स्मॉल आइलैंड नेशंस जिनकी हम बात करते हैं, फिपिक के, जिसमें पापुआ न्यू गिनी आता है, अगर वो भारतीय पद्धति के अनुसार पैर छूने का प्रयत्न करते हैं तो दिखाता है कि वो भारत के प्रति उनका कितना आदर है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, क्योंकि कोविड के दौरान जब सब बड़े बड़े देश चुपचाप बैठ गए, भारत था जिसने कहा कि हम आपकी लोगों की जान बचाने के लिए आपको वैक्सीन देंगे, और हमने दिए। ये सब चीज़ें और किस तरीके से हमने बाकी सब देशों के साथ दोस्ती की है, ये उसका फल है। या ये हमारे डायस्पोरा को रिझाने की कोशिश है बाहर की सरकारों? डायस्पोरा को रिझाने की कोई कोशिश नहीं है। डायस्पोरा अपने आप रिझा हुआ है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया 2014 के बाद। आप अगर कहीं भी समस्या में हैं तो भारत सरकार आपको बचा के लिए आई। ऐसे कई मिशन आपने लीड किए? बिल्कुल, और बिना किसी झिझक के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के कि ये जी वो फला आदमी है तो मेरा बच्चा उसको निकाल के लाओ, सब बराबर। ये इस सरकार की खासियत है। तो आप इस वक्त भारत को दुनिया में कहाँ आंकते हैं? हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपकी मिनिस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, सिविल एविएशन, हम शायद इस दशक के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होंगे, सब मार्केट होंगे सिविल एविएशन की। जिस रफ्तार से हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं, गडकरी साहब ने ये कहा है कि उन्होंने तो 2024 का लक्ष्य दिया था कि हमारे पास अमेरिका के बराबर सड़क की समान सड़कों का जाल होगा। ये सब मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुमकिन नहीं है, और वो इसलिए कि हर चीज़ को परख कर काम किया जाता है, हर चीज़ को एक टाइम लिमिट के अंदर काम किया जाता है। और अब प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का एक जरिया बनाया। वो क्या है? गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट जो हैं एक चीज़ के ऊपर काम कर सकें। क्यों नहीं तो पहले क्या होता था, इसमें गाड़ी अटक गई, फला मिनिस्ट्री को पता ही नहीं है कि जी हमको क्या करना। अब सबके सब इकट्ठा बैठकर काम करते हैं, काम तेज़ी से चलता है, काम सुचारू रूप से चलता है, काम समय सीमा के अंदर चलता है। आज अगर रोड्स का आपके पास जाल बिछ रहा है, इसी कारण से है। और ये सब जितनी भी सड़कें बन रही हैं, ये विश्व स्तर की सड़कें बन रही हैं। मैं इनवाइट करूंगा आपको कि कभी अपनी टीम को लेकर आप जाइए, अंबाला से शुरू करिए और कोटपुतली तक आइए, ट्रांस हरियाणा के ऊपर। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस स्पीड पे चल रहे हैं, झटका भी नहीं आएगा। हमारी सब रोड्स का ये हाल है। अमृतसर से जामनगर तक बॉर्डर के तकरीबन साथ, ताकि सारा का सारा आपके मैन्युफैक्चरिंग हब से सामान पोर्ट्स तक चला जाए। ये इस व्यापक सोच का नतीजा है कि भारत को कैसे अच्छा बनाना है, भारत को कैसे समृद्ध बनाना है और भारत को कैसे आगे ले जाना है।
सर एक और जो क्रिटिसिज्म होता है और वो तो बहुत बड़े पैमाने पर है, मैं उसका जो आपकी मिनिस्ट्री से लेना देना है वो बता रहा हूँ कि सब कुछ एक आदमी को सौंप दिया, एयरपोर्ट्स वो भी अडानी को सौंप दिया, मतलब इल्ज़ाम तो बहुत बड़े हैं। देखिए ऐसा है, ओपन बिड है, नीति आयोग ने बिड डॉक्यूमेंट बनाए, सबके साथ बैठकर काम किया, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो ज़्यादा पैसा देगा वो, और वो सौंपा सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, लीज़ है, बेचा नहीं है उसको, वो लीज़ है। और मैं ये जितने लोग बोलते हैं ना ये नकारात्मक चीज़, उनको कहूँगा कि आप ज़रा लखनऊ का हवाई अड्डा तो देखिए जाकर, टर्मिनल अभी दूसरा नया टर्मिनल बन रहा है, पुराना टर्मिनल जो था उसकी तुलना में आज का टर्मिनल कितना अच्छा हो। नहीं बट ये कहते, ये सवाल यह है कि ये सरकार को प्राइवेट हाथों में देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? एक आदमी को दिया, कितने आदमी को दिया उसको भी छोड़ दीजिए। हवाई अड्डा अच्छा बनाना है तो वो केवल प्राइवेट आदमी बना सकता है। अच्छा तो अब सारे बन रहे हैं, अच्छे तो हम बना रहे हैं, हम प्राइवेट उसके अंदर इसलिए जाते हैं कि जो कैपिटल का जो खर्चा वहाँ पे कर रहे हैं, एक पीपीपी मॉडल है, हम आपको दे रहे हैं, आप हमको इतना पैसा दीजिए, आप बनाइए, इतने साल हमको इसका रेंटल दीजिए, उसके बाद ये 30 साल के बाद या 40 साल के बाद या 50 साल के बाद वापस सरकार के पास आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ 10 ही हवाई अड्डे रखने हैं तो ये मॉडल नहीं चलेगा। लेकिन आप आज कह रहे हैं कि मैं इतने हवाई अड्डे बनाऊंगा कि किसी को कभी दिक्कत ना हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, हवाई जहाज से जाना, वो बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के मुमकिन नहीं बनेंगे, सिर्फ सरकार हैंडल नहीं कर सकती। अब देखिए प्राइवेट हाथों में देने का, अभी जैसे हम रोड हाईवेज की बात कर रहे थे, भारत में बहुत आलीशान सड़कें बन रही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन सड़कों पर चलना इतना महंगा हो गया है, आपको इतना टोल पे करना पड़ता है। देखिए टोल तो अगर अच्छी चीज़ है तो पे करना पड़ेगा ना। आप ढाबे पे चले जाएं या रेस्टोरेंट में चले जाएं, कुछ तो फ़र्क होगा ना। अगर आपको अच्छी सुविधा दी जा रही है तो, और वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा उसी रोड की मेंटेनेंस में लगता है। अगर रोड हमको अच्छी नहीं रखनी है तो हटा दीजिए टोल, कुछ दिनों के बाद रोड की हालत ख़राब हो जाएगी, फिर आप कहेंगे जी रोड ख़राब है। रोड को उसी अगर हालत में रखना है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए, और रोड्स बनाने के लिए भी कैपिटल चाहिए। ये सब टोल्स का जो पैसा उसी में काम आता है। अच्छा, अभी तो फास्टैग लगाना पड़ता है, अब तो आप सुना वो इंतजाम करने जा रहे हैं कि पैसा भी लोगों के बैंक से अपने आप कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फास्टैग में भी कट जाता पैसा, कम से कम बैरियर पर रुकना तो पड़ता है। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि वो बैरियर के बारे में दिक्कत आती है कि जी मुझे इतनी देर रुकना पड़ा, तो हम बैरियर लेस टोल्स होंगे। आपकी गाड़ी का नंबर नोट हो जाएगा, चाहे आपका जीपीएस की सेटिंग से हो, चाहे सैटेलाइट उसको ले या हमारा कैमरा ले, और जितना आप ट्रैवल करेंगे, आप 20 किलोमीटर गए तो उस 20 किलोमीटर का आप पैसा देंगे, आप 100 गए तो आप 100 का देंगे। सिंपल सिस्टम। ये सिस्टम आपके पास है इन प्लेस, इसको लागू बिल्कुल, करना है। ये कब तक लागू कर देंगे? पायलट इसका ट्राई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 6-7 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा। सर अब एक बात मैं दिल्ली की करना चाहता हूँ। दिल्ली में जो केंद्र सरकार और केजरीवाल साहब के पास, आपके पुराने परिचित हैं आपके, उनके साथ जो मामला चल रहा है, वो भी अब तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये दिल्ली सरकार का ऑर्डिनेंस, केंद्र का ऑर्डिनेंस जब बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में आए, तो इसको अगर विपक्ष ने मिलकर हरा दिया तो ये हमारी आधी जीत है, 24 की सेमीफाइनल है हमारा, हम जीत जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, और वो क्या सोचते हैं कई बार पता नहीं चलता, लोगों को बहला लेते हैं वो भी नहीं पता चलता। आपकी राय आंदोलन के समय से और अब के बीच में बदली तो होगी आपकी उनको लेकर? मैं सिर्फ अन्ना का अनशन तोड़वाने गया था। मैं कभी भी उस टाइम का जो जब केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला रहे थे उसका हिस्सा नहीं था। इनके जाने के बाद मुझे सोच आई कि ये तो गिरा के चले गए अन्ना को, जिनके कंधे पर बैठ कर आए, अभी मुझे उनको उठाना चाहिए। मैं अन्ना के साथ फिर जुड़ा जाकर 2013 की जनवरी में, जब हमने जनतंत्र मोर्चा बनाकर एक पूरे भारत की यात्रा शुरू की, और उसका एम सिर्फ एक ही था कि कैसे अन्ना को पुनः उस स्थान पे ले जाया जाए, और वो पूरा हो गया जिस दिन लोकपाल का बिल पास हुआ 2013 के अंत में। उस दिन मैंने उनको कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलता हूँ।
बट केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी शब्द कहते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, उनकी डिग्री भी उन्होंने मांगी और वो कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश को मिला है। शराब घोटाले के बाद दिल्ली में अगर कोई ऐसे शब्द कहे तो मुझे लगता है कि उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। सर आखिर में आपसे मेरा सवाल ये है कि 2024 को देखते हुए अभी कुछ सर्वेज वगैरह भी आए हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 14 से लेकर आज तक 9 सालों में इंटैक्ट है। उनकी लोकप्रियता में लोगों का उनके प्रति रुझान वो वहीं का वहीं बरकरार है। राहुल गांधी की इमेज भारत जोड़ो यात्रा की वजह हो, कर्नाटक का चुनाव हो, वो भी बेहतर होती दिखाई दे रही है। क्या ये 2 हॉर्स रेस आपको बनती हुई दिखाई दे रही है 24 की, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी? देखिए, इलेक्शन होते, सभी हॉर्सेस वहाँ पर होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनता के अंदर जो मोदी जी के प्रति विश्वास है और किस लिए है विश्वास, ये समझना ज़रूरी है। मोदी जी की हर योजना सर्वस्पर्शी है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई तुष्टीकरण नहीं है, कोई पोलराइजेशन नहीं है, कोई किसी को अलग करने की बात नहीं है। अगर आप उसके पात्र हैं, ये सारे वो इल्जाम है जो आपके ऊपर लगते हैं, आपकी पार्टी पर जो आप बोल रहे हैं। देखिए, जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, उनकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो यथार्थ है, ज़मीन के ऊपर है। अगर गैस मिली, आज जाकर देख लीजिए कितने पात्र हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास के नीचे घर मिले 3 करोड़, वो जाकर देख लीजिए किसके पास है, कौन है उनके पात्र। जिसके पास नहीं था, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अलग उसका हो, अगर उसके पास उसके अंदर पात्रता थी, उसको मिला। आपने 23 करोड़ के करीब आयुष्मान कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड जिनको लागू होने थे उनको मिले, किसी एक समुदाय को नहीं मिले। उनकी लोकप्रियता इसीलिए है। और आप मानते हैं 24 में कोई चुनौती नहीं है? देखिए, चुनौती जो करना चाहते हैं वो करते रहें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का कार्य मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है और जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता यहाँ और बाहर देश के है, मुझे नहीं लगता कि कोई उनको चुनौती देगा। जनरल वीके सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपकी सरकार ने जो काम किया आप उस पर काफ़ी आपको आश्वस्त हैं, आपकी जनता जो है उसे पसंद भी कर रही है और 2024 में भी वही परिणाम आएंगे जो 14 और 19 में हमें देखने को मिले हैं। अभी 1 साल बाकी है, दोबारा बात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।